हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो हम देख रहे थे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। उसकी आज ये अगली वीडियो है। इसमें हम संविधान के अनुच्छेद, भाग एवं अनुसूचियों संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं, उनको आज हम कवर करने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अधिक हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम प्रत्येक प्रश्नों का विस्तार में उसके विषय में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और पहला प्रश्न हम आज का देखते हैं। तो जो हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हमारा कथन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य में सम्मिलित है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। और बात करें तो इनमें कौन कौन सी चीजें सम्मिलित हैं, इसके विषय में पूछा गया है। तो जो पहला कथन दिया गया है कि अनुच्छेद 12 में भारत के भूभाग या भारत सरकार के नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण, क्या ये इसमें सम्मिलित हैं? तो बिल्कुल ही शामिल है। बात करें सरकार और भारत की संसद, तो ये भी शामिल है। और बात करें प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, तो ये भी शामिल है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा है? ए, बी, सी तीनों ही कथन बिल्कुल ही सत्य हैं। आइए इनके विषय में विस्तार से देखते हैं। तो बात करें अगर, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई परिभाषा के अनुसार राज्य का अर्थ संघ है एवं राज्य सरकारें, संसद एवं राज्य विधायिकाएं, सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण को भारत के क्षेत्र में या भारत के नियंत्रण में दर्शाता है। अतः सभी ही कथन सही हैं और विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों की परिभाषा से संबंधित है। तो बात करें तो अधिकार जो अनुच्छेद 12 है वो मूल अधिकारों की परिभाषा से संबंधित है। और बात करें इसके विषय में तो 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं। तो जो अगर बात करें तो राज्य शब्द का इस्तेमाल मौलिक अधिकारों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों से किया गया है, इसलिए भाग 3 के अनुच्छेद 12 को इस शब्द के रूप में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान का भाग 3 संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान अधिकारों का बिल से प्रेरित है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, तो इसे ध्यान रखना है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 324। बात करते हैं तो अनुच्छेद 324 में चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होना शामिल है। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, तो ये ध्यान रखना है, स्थायी संवैधानिक निकाय है। भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन संबंधी उपबंध किए गए हैं, तो इसे हमें ध्यान रखना है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों को हम इसमें कवर करने वाले हैं, तो आप इसे धैर्यपूर्वक देखते रहें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है। तो बात करें तो अनुच्छेद जो 14 है, ये संविधान में ये अनुच्छेद कानून के समक्ष समता को निर्दिष्ट करता है। इसके विषय में जाने तो अनुच्छेद 14 के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल से उद्धृत है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। बात कर लें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल 36 में नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है। बात करें अनुच्छेद 19 में तो अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताएं दी गई है। अनुच्छेद 23 में बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत भारतीय जो राष्ट्रपति होते हैं उन पे महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 61 में। आइए इसके विषय में विस्तार से जानते हैं।
तो बात करें अगर तो अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। जब संविधान के उल्लंघन के प्रावधानों के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव मूल सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है। तो बात करें तो अनुच्छेद जो 44 है, 44 है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। अगर इनके विषय में जाने तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। अगर बात करें आर्टिकल 48 तो कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने का प्रयास राज्य करेगा। आर्टिकल 48 क में कहा गया है कि पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा। 45 की बात करें तो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखरेख और शिक्षा का उपबंध एवं शिक्षा संबंधी निर्देश, ये सभी डीपीएसपी में शामिल हैं। बात करें आर्टिकल 49 की तो स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को डैश से संबंधित है। तो अगर 10वीं अनुसूची की बात करें तो दल बदल के कानून से संबंधित है। दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध अनुसूची 10वीं अनुसूची में की गई है। इसके विषय में जाने तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है। इसके 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। दल बदल के आधार पर निर्भरता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। बात करें तो संबंधित विषय कौन कौन से हैं तो अगर देख लेते हैं राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में इसके विषय में बात की गई है। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप 3री अनुसूची में और भाषाएं जो हैं वो 8वीं अनुसूची में रखी गई हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने अनुसूची भाग और जितने भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में मैंने वीडियो बनाई है। पूरी वीडियो अपलोडेड है, उसे जाके एक बार ज़रूर चेक करिए। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अधिक ईजी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बातें की गई है। आइए इनके विषय में विस्तार से जानते हैं। तो अगर बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है। इसे ध्यान रखना है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता से संबंधित है। तो बात करें तो अनुच्छेद 14 जो है ये विधि के समक्ष समता से संबंधित है। आइए इसके विषय में विस्तार से जानें। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भाग 3 विधि के समक्ष समता से संबंधित है। भारतीय संविधान भाग 3 के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 को समता के अधिकार में वर्णित किया गया है, मतलब यही अनुच्छेद जनता को समता प्रदान करेगा। अनुच्छेद 14 भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कानून या विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश व्यवस्था से ये लिया गया है, एक नकारात्मक अवधारणा है, जबकि दूसरा कानून के समान संरक्षण जो कि अमेरिकी संविधान से लिया गया है एक सकारात्मक अवधारणा है। हालांकि दोनों ही अवधारणाओं का उद्देश्य कानून और न्याय की समानता सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बालकों के नियोजन या का प्रतिषेध से संबंधित है। तो आर्टिकल जो 24 है ये बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है कारखानों में। इसके विषय में जाने तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार।
अनुच्छेद 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद ने जम्मू और कश्मीर को भारतीय संघ के भीतर विशेष स्वायत्त दर्जा दिया है? तो अनुच्छेद 370, जो कि निरस्त कर दिया गया है। आइए इसके विषय में देखते हैं। तो अनुच्छेद 370 अब निरस्त हो गया है और यह अब उपयोग में नहीं है। जम्मू और कश्मीर के विशेष स्थिति को संविधान के अनुच्छेद 370 और भाग 21 के तहत रखा गया था, जिसे 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने समाप्त कर दिया। अब कुछ अनुच्छेद और दिए गए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 386 के विषय में बात करें तो पहली अनुसूची के भाग ख में के राज्यों की मंत्रिपरिषद के विषय में बात की गई है। बात करें आर्टिकल 377 की तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है। 380 की बात करें तो प्रांतीय स्तर पर राज्य के विधानमंडलों और संसद में अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि डैश अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया है और इस स्टार लगा लीजिएगा। जो अनुच्छेद 17 है यह अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत करता है। इसके विषय में जानें और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं। अगर आर्टिकल 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत करता है। आर्टिकल 19 हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्टिकल 20 की बात करें तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अगर आर्टिकल 24 की बात करें तो 14 से कम वायु वालों का कारखानों में आदि में नियोजन का प्रतिषेध करता है और ये भी बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान रखिएगा। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का डैश मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो हमें पता है भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसके विषय में जानें तो मूल अधिकार संविधान में उल्लेखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक मतलब कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व नैतिक विकास हेतु आवश्यक हैं। ये अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है कि अनुच्छेद दिए गए हैं और प्रावधान कौन सा युग्म सही है हमें बताना है। अनुच्छेद 40 की अगर बात करें तो ग्राम पंचायतों का गठन बिल्कुल ही सही है। अनुच्छेद 40 के तहत ही ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 25 धार्मिक कार्यों को बंद की स्वतंत्रता नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें सिर्फ केवल और केवल ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही है, कथन फर्स्ट सही है। इसके विषय में जानें तो भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का वर्णन किया गया है। संविधान का 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को पारित करके भाग 9 एवं भाग 9 क के अंतर्गत क्रमशः पंचायतों और नगर पालिकाओं के गठन, निर्वाचन शक्ति तथा उत्तरदायित्वों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 25 में धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है, जबकि अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के उपबंध की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा कि अनुभाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें कि अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। अनुच्छेद 26 में किस धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के संविधान में डैश अनुच्छेद हैं, तो बात करें तो भारत के संविधान में जो मूल संविधान 395 अनुच्छेद शामिल हैं। बात कर लें तो मूल भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को माना जाता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो ये सभी भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं हैं, इसे हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में डैश अनुसूचियां हैं, तो बात करें भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां शामिल हैं।
अगर बात करें तो भारतीय संविधान के जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थीं और वर्तमान में 12 अनुसूचियां शामिल हैं। अब हम सभी अनुसूचियों को देख लेते हैं। सभी को तो नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें जाके आप अनुसूचियाँ देख लीजिएगा, उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे लेवल की वीडियो है जिसमें आप PCS तक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं, अगर बात करें तो अनुसूची जो 9वीं है उसमें पहले संविधान संशोधन में से जोड़ा गया 1951 में। 8 अनुसूचियां तो मूल संविधान में सम्मिलित थीं और 4 जो जोड़ी गई, इनके बारे में अगर जाने तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संशोधन 1951 में जोड़ा गया और इसमें भूमि सुधार सम्मिलित है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया जिसमें दल बदल कानून के विषय में बताया गया है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया जिसमें पंचायत का जिक्र किया गया है। 12वीं अनुसूची की बात करें तो 74वें संविधान संशोधन 1992 में से जोड़ा गया जिसमें नगर पालिका की बात की गई है। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि पंचायत में कुल कितने विषय शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 डैश से संबंधित है। तो 5 से 11 की बात करें तो नागरिकता से संबंधित है। देखते हैं इनके विषय में। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है, जिसके तहत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। पहली बात, जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि अर्जन द्वारा। ये 5 तरीके हैं जिससे भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। तो बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो अनुच्छेद 53 जो है ये संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। आइए इसके विषय में विस्तार से जानते हैं। अगर बात करें तो अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत का राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है और संघ के सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य उसके नाम पर ही किए जाते हैं। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक भी होता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का डैश संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो बात करें आर्टिकल 239 जो है ये इससे संबंधित है। किससे संबंधित है? तो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से। आइए इनके विषय में विस्तार में जानें। तो अनुच्छेद 239, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। वह यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासक का दायित्व सौंप सकता है या एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अनुसूची और विषय का कौन सा युग्म सही है। तो बात करें तो अगर पहली अनुसूची तो राज्य की बात की गई है, पहली अनुसूची में बिल्कुल सही है, और 8वीं अनुसूची में भाषा की बात की गई है। दोनों ही कथन बिल्कुल ही सही हैं, दोनों ही बातें सही हैं। और आइए देख लेते हैं थोड़ा सा इनके विषय में। तो प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों की बात की गई है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते की बात, और 8वीं अनुसूची में भाषा की बात, 10वीं में दल बदल कानून की। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है और बहुत ईजी है। अगर कहिएगा तो फिर मैं अनुसूची पे एक विस्तार में वीडियो बना दूंगी। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो बात करें तो अनुच्छेद 3 में इसके विषय में बात की गई है। आइए इनके विषय में जानें। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों के गठन और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 1 की बात करें तो भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 की बात करें तो नए राज्यों का प्रवेश स्थापना की बात अनुच्छेद 2 में की गई है। अनुच्छेद 3 के विषय में हमने देखा अभी। अनुच्छेद 4 की बात करें तो संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के प्रायोजन के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी संशोधन किए जाएंगे, जो भी बातें कही जाएंगी, वो अनुच्छेद 368 के सीमा में नहीं आएगा। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन का प्रावधान करता है।
अगला हमारा प्रश्न है, जैसा मैंने कहा था ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है और आप देख भी सकते हैं कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत करता है। इनके विषय में जानें तो भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है। इसके द्वारा अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करने हेतु उसका किसी भी रूप में किए जाने वाला आचरण निषिद्ध किया गया है। अनुच्छेद 35 संसद को अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान का डैश मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में। इनके विषय में जानें तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है। भारत में मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकार है और यह अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। मूल अधिकार राज्य के साथ साथ व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के संविधान का भाग 2 संबंधित है। अगर बात करें तो भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। अगर बात कर लें तो भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके तहत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं? जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण के माध्यम से, देशीयकरण से और भूमि अर्जन से। ये 5 तरीके हैं जिससे भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार राज्य को निम्न आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों की को। अगर देखें तो संविधान के अनुच्छेद 21 क के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। इस अधिकार को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इस अधिकार को 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के संविधान के डैश के अनुसार डैश संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 118 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118(4) में उल्लिखित विधान के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। संयुक्त बैठक बुलाने का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है, जो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। संयुक्त बैठक 3 स्थितियों में बुलाया जाता है। ये 3 स्थिति कौन कौन सी है? यदि अन्य सदन विधेयक को अस्वीकार करता है तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। यदि विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों को लेकर सदनों के बीच मतभेद पैदा हो जाए। और तीसरा क्या कारण हो सकता है? यदि अन्य सदन विधेयक को 6 माह से अधिक समय तक पारित किए बिना वापस ले लेता है। तो ये 3 कारण हो सकते हैं जो इसमें अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। अगर बात करें तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकती, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 66। इसके विषय में जानें तो संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख मिलता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाला निर्वाचक गण द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है।
उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य न होने के बावजूद वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 169। 169 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये नहीं, ध्यान रखिएगा। आइए इसका विषय में जानते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार है। विधान परिषद को समाप्त तो किया जा सकता है, लेकिन विघटित नहीं किया जा सकता। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का दूसरा और उच्च सदन है। यह एक स्थायी सदन है। वर्तमान में भारत के कुल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो ये 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 140 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियां प्राप्त हैं। देखते हैं इनके विषय में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 140 में उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। संसद उच्चतम न्यायालय को ऐसी आनुषंगिक शक्तियां प्रदान कर सकती है जो संविधान द्वारा उसे प्रदत्त अधिकारिता को अधिक प्रभावी प्रयोग करने के लिए आवश्यक व वांछनीय प्रतीत होती है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 85 की बात करें तो संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन की बात की गई है। आर्टिकल अगर 63 की बात करें तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इनके बारे में बात की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत प्रख्यापित एक अध्यादेश व किसके द्वारा वापस लिया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर राज्यपाल हो जाएगा। इनके बारे में जानें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग तभी करता है जब विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में न हो। राज्यपाल को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान हो गई है जिसके कारण शीघ्र कार्यवाही आवश्यक है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों का विस्तृत है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 176। इसके विषय में जानें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में विशेष अभिभाषण करता है। बात करें आर्टिकल 214 की तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 228 की बात करें तो कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण की शक्ति प्रदान की गई है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? तो बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की तो जो अनुच्छेद 199 है ये धन विधेयक से संबंधित है। आइए इनके विषय में विस्तार से जानें। अगर बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 199 में धन विधेयक को परिभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 198 के तहत प्रत्येक धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 199(3) के अंतर्गत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा का नाम नहीं है? तो बात करें तो राजस्थानी भाषा की बात नहीं की गई है 8वीं अनुसूची में। इनके विषय में जानें तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। इनमें राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है। इसमें 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी, 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 92 संविधान संशोधन द्वारा 2003 द्वारा डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली भाषाओं को जोड़ा गया है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई है।
अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि यह संविधान का संशोधन कर सके? तो आर्टिकल 368 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वो संविधान का संशोधन, किसी भी संविधान में संशोधन कर सकती है। अगर बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधान के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन कर सके। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है? तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 21। अगर इनके विषय में जाने तो मौलिक अधिकार किसमें दिया गया है? तो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक के अनुच्छेद 21 में निजता के कई अलग अलग रूप शामिल हैं। इनमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, सूचनात्मक गोपनीयता का अधिकार, पसंद का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने सन 2017 में के.एस. पुत्तस्वामी बनाम भारतीय संघ ऐतिहासिक निर्णय में गोपनीयता के महत्व का वर्णन किया तथा कहा कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। बात करें आर्टिकल 18 की तो उपाधियों का अंत करता है। आर्टिकल 20 अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 22 की बात करें तो निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। अगला हमारा प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है, तो आइए देखते हैं। तो अगर बात करें तो अगर अनुच्छेद 41 की बात करें तो काम के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 39A की बात करें तो ये किससे संबंधित है? तो ये समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। अगर बात करें अनुच्छेद 42 की तो ये काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 50 की बात करें तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 50 में है। तो आप देख सकते हैं इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देख लीजिए इसमें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट है, इसे हमें ध्यान रखना है। आइए देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार है। आर्टिकल 39A में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता है। आर्टिकल 42 में काम की न्यायोचित मानवीय परिस्थितियां और मातृत्व राहत प्रदान की गई है। आर्टिकल 50 में अगर बात करें तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन भारत के संविधान के भाग 3 का हिस्सा नहीं है? तो जैसा कि हम जानते हैं भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और जो कि 12 से 35 तक के अनुच्छेद जिसमें शामिल हैं। बात करें पहला जो दिया गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में शामिल है, जो कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत मतलब भाग 3 में नहीं आता। अतः यही प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन बाकी की बात करें तो किसी भी अपराध के आरोपी द्वारा किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति पर एक से अधिक बार से अधिक एक ही अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा। बात करें तो कुछ स्थितियों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण प्रदान किया गया है। ये तीनों ही विषय भाग 3 में शामिल हैं। और देख लेते हैं डीपीएसपी में अगर बात करें तो भाग हैं देख लेते हैं कौन से विषय किसमें दिए गए हैं। तो भाग अगर 4 की बात करें तो डीपीएसपी की बात की गई है। इसके आर्टिकल 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रावधान शामिल है। बात करें भाग 3 में मौलिक अधिकार शामिल हैं, जिसमें किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ऐसा कहता है आर्टिकल 20(3) में। और बात करें भाग 3 और क्या कहता है, तो किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 22 के तहत ये कहा गया है। 22 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 22। तो ये सभी भाग 3 में शामिल हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित विवरणों को उनके भागों से मिलान कीजिए। बात करें तो मौलिक अधिकार जो है ये किसमें शामिल हैं, तो भाग 3 में शामिल है। डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी भाग 4 में है, नागरिकता भाग 2 में है। तो ये तीनों ही हमें पता चल गया है। पहले का जो पहला होगा वो सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट है। इनके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मूलभूत अधिकार मतलब मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। यह अधिकार सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
नीति निर्देशक तत्व यह बताते हैं कि भारत में प्रशासन किस तरह चलाया जाना चाहिए तथा देश में कानून का निर्माण किन सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। इनमें भारतीय नागरिकों हेतु एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है अनुसूचियों से संबंधित है। बताना है कि जो ये अनुसूचियां दी गई हैं उनमें से कौन सा कथन सही है, वो किससे संबंधित है। तो आइए देखते हैं। तो बात करें तो हमारी जो प्रथम अनुसूची है उसमें भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। अगर 5वीं अनुसूची की बात करें तो 5वीं जो अनुसूची है वो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण का प्रावधान करता है। 6ठी अनुसूची की बात करें तो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए वो बंद करता है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून की बात की गई है। तो देख लेते हैं इसके अनुसार कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है। तो अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है। इसमें कुल 22 भाषाएं शामिल हैं जिनको आप देख सकते हैं और किन भाषा को किन संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया ये भी हमने पिछले क्वेश्चंस में देख लिया है, तो उसे भी एक बार ध्यान रखिएगा। और बाकी 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी व हिंदी। तो ये सभी भाषाएं जो हैं ये 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ क्षेत्रों के नाम सूचीबद्ध हैं। तो बात करें इसका सही उत्तर पहली अनुसूची में। इनके विषय में हम जानते हैं भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों व संघ प्रदेशों के नाम तथा उनके विस्तार क्षेत्र का उल्लेख है। इसके अंतर्गत भारत के 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है। तो इसकी अगर बात करें तो भारतीय जो 8वीं अनुसूची है वो भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है। अभी हमने देखा था, इसके विषय में फिर एक बार देख लेते हैं। बार बार देख लीजिए, इसे याद कर लीजिए क्योंकि इससे प्रश्न बहुत ही अधिक पूछे जाते हैं। बात करें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, परंतु संविधान संशोधन द्वारा 1967 में 21वां संविधान में 21वां संशोधन जो कि 1992 में हुआ 1967 में हुआ, इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अगर 1992 की बात करें 71वां संशोधन जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 2003 का 92वें संविधान संशोधन में मैथिली, संताली, डोगरी व बोडो को जोड़ा गया को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। अगर 7वीं अनुसूची की बात करें तो अनुच्छेद 246 के अनुसार संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के विषय में उल्लेख किया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। अगर बात करें 5वीं अनुसूची की तो इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। अगला प्रश्न है हमारा सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो बात करें तो अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, जिसको हम पिछले प्रश्न में देख चुके हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और जानें तो जस्टिस खेहर की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा है। अगला प्रश्न है हमारा संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को डैश सुनिश्चित करता है। तो अगर बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समानता का अधिकार। इनके बारे में जानें तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार वर्णित है। समता या समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। अनुच्छेद 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 की बात करें तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया जाता है। अनुच्छेद 16 के अनुसार लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 जो है बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है। इसके विषय में जाने तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल श्रम के उन्मूलन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों किसी भी कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किए जा सकते। इसका उद्देश्य कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा करना तथा उन्हें शोषण से बचाना है। अगला हमारा प्रश्न जो कि हम देख चुके हैं, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान के भाग 3 में शामिल नहीं है? तो अभी हमने देखा था न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना आर्टिकल 50 और डीपीएसपी का विषय है, जो कि भाग 3 में शामिल नहीं है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अनुच्छेद दिए गए हैं, इनका मिलान करना है। तो बात करें अनुच्छेद 41 की, तो अनुच्छेद 41 काम का अधिकार, ये सारे प्रश्न अभी हम देख चुके हैं, तो इसे हम स्किप करते हैं क्योंकि ये प्रश्न अभी हमने देखा है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की बात की गई है। इसके विषय में जाने तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख है। इसके अनुसार यदि देश की वित्तीय साख के संकट का खतरा हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात लगा सकता है। राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा को किसी भी वक्त वापस ले सकता है। और बात करें तो अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपात घोषित नहीं किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 368 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, ये हम देख चुके हैं कि इनमें कौन कौन से किस तरह से किस प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है या प्रावधान प्रदान करता है? ये भी क्वेश्चन हम देख चुके हैं, तो इसका सही उत्तर आर्टिकल 66 हो जाएगा। बाकी आप इसके विषय में और क्रम से जान सकते हैं। तो ये आज के हमारे प्रश्न थे जो कि अनुसूचियाँ, भाग और अनुच्छेद से संबंधित थे, और सभी प्रश्न बहुत बार पूछे हुए हैं, आपकी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कल से हम संसद से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।